प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हिंदी के प्रथम चैप्टर ध्वनि और हिंदी वर्णमाला तथा वर्णक्रम में। आपको बता दें कि जो यूपी ट्रिपल एससी का वीडियो का री एग्ज़ाम था, वीडियो री एग्ज़ाम की जो डेट थी वो फिर से आ गई है। 26 और 27 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 2018 में यह पेपर आपका हुआ था, लेकिन किसी कारणवश नकल और अन्य कारणों से ये पेपर आपका कैंसिल हो गया था। अब जो लोग बचे हैं वो इसमें फिर से पेपर देंगे। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ पिछले क्लास में जुड़े थे, जब हम लोग 2018 में इस क्लास को किए थे हिंदी को, और हमने जीएस के प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को चलाया था। आप में से ज़्यादातर लोग जुड़े थे, जिसमें 2020 नामक सीरीज थी, जीएस 50-50 था, उसके बाद जीएस मास्टर था, ऐसे करके अलग अलग सीरीज चली थी। और आप में से ज़्यादातर लोग जुड़ करके इसका लाभान्वित हुए थे, इसका लाभ उठाए थे। आज उन्हीं श्रृंखला को हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये री एग्जाम के लिए है और हिंदी की पहली वीडियो लेकर के हम आपके बीच में हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के 110 प्रश्न है, चैप्टर वाइज प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। इसके तदुपरांत हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे। आपको डेली एक प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, 10 से 15 प्रैक्टिस पेपर करने वाले हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज करने वाले हैं और यूपी स्पेशल की सीरीज करने वाले हैं। उम्मीद है कि सभी वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए लाभदायक होंगे। ये वीडियो पूरा हिंदी का आपको इसी तरह से प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, जिसका नाम हमने रखा आर स्क्वायर फार्मूले पे हम लोग काम करते हैं। रिपीटेड एंड रिलेटेड क्वेश्चन की बात है। जो प्रश्न हमसे रिपीट हो रहे हैं और रिलेटेड प्रश्न हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आर स्क्वायर फार्मूले पे आगे बढ़ेंगे। अब बातें नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। मैं आपको दिखा दूं, और भी प्रश्न अलग अलग जगह पूछे गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस प्रश्नों पे आते हैं और पहले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। कह रहा, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, आपको बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है और कई बार इन्हें छोटी किताबों में एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो मिल जाता है। शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। वर्ण या ध्वनि, चूंकि ध्वनि ऑप्शन में है नहीं तो वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वरों की संख्या 11 होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 2 अयोगवाह व्यंजन पाए जाते हैं जिसे अंग कहते हैं, 2 दुगुण व्यंजन पाए जाते हैं, ड ढ कहते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं, 6 त्र ग्र और स्र के नाम से जाने जाते हैं। अब इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, यानी इन्हें भी अभी आप आगे देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है जिन्हें आपको बहुत ज़्यादा बताना है। बस आप रिवीजन के पॉइंट आप भी उसे देखिए। और आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गहराई से जानते हैं। बस आपको रिवीजन करना है, फास्ट थोड़ा सा चलेंगे ताकि ज़्यादा प्रश्नों को हम लोग देख सकें जो हमारे लिए रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, यूपीएसआई 2016 में एग्जाम हुआ था, इसमें प्रश्न पूछा गया भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। अभी ऊपर आपने पढ़ा ध्वनि या वर्ण होती है, तो ध्वनि होती है। ठीक है, कह रहा है आगे देखिए डिस्क्रिप्शन में क्या है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। कह रहा है, अब देखिए, भाषा की मूल इकाई ध्वनि है, पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है, वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, पद से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। ठीक, यानी सबसे छोटी इकाई कौन हो गई? वर्ण या ध्वनि हो गई। इससे बड़ा अक्षर है, अक्षर जुड़ करके शब्द बनाते हैं, शब्द से पदबंध बनते हैं, पदबंध से उपवाक्य बनता है, उपवाक्य से वाक्य बनता है, वाक्य से क्या बन जाता है? वाक्य से आपका वाक्य पूरा हो जाता है। तो मूल इकाई जो होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है, जहां से शुरुआत होती है, क्योंकि किसी भी चीज की यूनिट वो मानी जाती है जहां से उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे राम शब्द एक है, राम शब्द में हम लोग देखेंगे 2 अक्षर हैं, रा और मा। अगर वर्ण की बात करेंगे तो इसमें 4 वर्ण हैं। आ एक व्यंजन है, रा एक व्यंजन है जिसके साथ आ स्वर जुड़ा हुआ है, मा एक व्यंजन है जिसके साथ आ स्वर जुड़ा हुआ है, यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 4। आपको जानकारी इस बात की पहले से है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सार्थक इकाई होती है। ऐसा हमने ऊपर अभी अगले प्रश्न में हमने आपके साथ चर्चा किया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं?
वर्णों के समुदाय को या वर्णों के एक समूह को, वर्णों के माला को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के माला को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय या वर्णों के समूह या वर्णों के माला को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसे उच्चारित स्वरूप में ध्वनि भी कहा जाता है। उच्चारित स्वरूप की अगर बात करें तो इन्हें ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको ये बताना है वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। यूपी बीएड प्रश्न में ये पूछा गया। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, सबका प्रश्न आएगा। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, जिसमें से 11 संख्या में स्वर होते हैं और 33 जो है संख्या में क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा के कुल वर्ण लिपियां हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने आगे काम की चीजें। हिंदी भाषा में कुल वर्ण और लिपियां हैं, कितनी हैं इसे आपको बताना है। एक सेकंड के लिए। हाँ, अब इनका प्रश्न आप करेंगे तो ये देखिए, इनका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कह रहा है कि हिंदी भाषा में टोटल वर्ण और लिपियां कितनी है, तो आप कह देंगे 52 है। ये तो हो गया आंसर। ये 2016 में जूनियर तकनीकी का एक पेपर हुआ था, JA करके आया था। जूनियर, एक जूनियर असिस्टेंट था, एक जूनियर तकनीकी, UPSSC ने पेपर कराया था, उसी का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कह रहा है कि कितने प्रश्न है? ये 52 प्रश्न है। और ये हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या कितनी है? 52 है। कितनी है? 52 है। जिसमें से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। आ ई ऊ री ए ओ औ, ये 11 आपके स्वर हैं। वहीं पर अगर व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन आपके कितने हैं? 33। देखिए, का वर्ग में 5 व्यंजन, चा वर्ग में 5 व्यंजन, टा वर्ग में 5 व्यंजन। अगर आगे बढ़ जाएं तो वहीं पे ता वर्ग में 5 व्यंजन, वहीं पे पा वर्ग में आपके 5 व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो 4 व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो 4 व्यंजन। ठीक है, अब इसको काउंट कर दीजिए। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 4, 25, 8, 33, 33 तो व्यंजन हो गए। इसके अलावा और भी व्यंजन पाए जाते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4, 33, 4, 37। उसके बाद जो अयोगवाह व्यंजन होते हैं अंग, इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 37, 2, 39। और दुगुण व्यंजनों की संख्या 2 हो गई, कितने हो गए? 41। 41 से हो गए, और 11 जो थे आपके क्या थे? स्वर थे। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 52। यानी टोटल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। ऐसा आपको पहले से ज्ञात है, पहले से पता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। आप अगर यदि चैनल पे नए हैं, देखिए अब ये आ गया वीडियो का जो आपका पेपर हुआ था। ये पेपर वीडियो का 23 दिसंबर 2018 को आपका पेपर कराया गया था वीडियो का, और ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं। 20 मई के बाद, हालांकि उससे पहले आपको 2 पेपर मिलेंगे, एक हिंदी का और एक जो है आपको इसका जीके का। लेकिन उसके बाद 20 मई के बाद आपको कंप्लीट एक पेपर मिलना शुरू होगा। एक पेपर तो आपको हिंदी के, इंग्लिश के, हिंदी के, जीएस के और रीजनिंग के अलग अलग से मिलते रहेंगे। और एक कंपैक्ट पेपर आपको मिलेगा। कब मिलेगा? आपका 20 मई के बाद आपको मिलना शुरू होगा, और 20 जून तक ये टोटल पेपर की संख्या 10 आपको मिलेगी, जो कि कंप्लीट पेपर होंगे 150 प्रश्नों के। एक गेस्ट पेपर मान के उसे सॉल्व करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगी। भरोसा रखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूँ इसका लाभ आपको अवश्य एग्जाम में मिलेगा। बस आप सॉल्व करिएगा। उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे, उसमें यूपी स्पेशल होगा, जीके होगा, जीएस होगा, साइंस होगा, टेक होगा, सब कुछ रहेगा। और आपको उसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के भी प्रश्न वैसे ही रखे जाएंगे जैसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहले बात करते हैं हिंदी के अभी के प्रश्न की। देखिए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, क्योंकि 2018 में हम लोग इसे फ्री बैच के रूप में आगे बढ़ाए थे। आज फिर इसे फ्री बैच के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। सहयोग सबका चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप में से जितने लोग हैं देख रहे हैं, अच्छी बात है। जो लोग नहीं आपके मित्र, उन्हें भी आप बताएं, और वो लोग आकर के इस बात को देखें, जाने, समझें। चलिए, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब देखिए, ये कन्फ्यूजन है। ध्वनियाँ तो होती हैं मुख्यतः 2 प्रकार की, एक स्वर की ध्वनियाँ और एक व्यंजन की ध्वनियाँ। ठीक, यही एनसीईआरटी है, यही मानना है। कुछ बुकों में इसे 3 या और बता दिया संकेतित अंकेतित को लेकर के, लेकिन उसके चक्कर में मत पड़िए। बस 2 ध्वनियों की बात करिए। कौन सी? एक व्यंजन की, एक स्वर की।
हिंदी वर्णमाला में ध्वनियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर की और एक व्यंजन की। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले जो वर्ण होते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। जिनको किसी की सहायता नहीं होती, अकेले उच्चरित होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। और जिन्हें उच्चरित करने के लिए यानी जिन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे शब्दों को, ऐसे अर्थ को, ऐसे वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहा जाता है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी। ये प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछा गया है। इसी से संबंधित प्रश्न आपके वीडियो एग्जाम में पूछे जाएंगे। जब हम लोग सभी चैप्टर वाइज प्रश्नों को करेंगे तो आप भरोसा रखें कि आपके वीडियो के सभी प्रश्न हो जाएंगे। यूपी में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न आपके सामने होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से और इसका आंसर आपको देना है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया प्रश्न है, वर्णों में कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के भेद होते हैं दो, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या 11, व्यंजनों की संख्या 33। 3 4 जो है कैसे व्यंजन होते हैं? संयुक्त वा व्यंजन होते हैं। 2 दुगुण होते हैं और 2 कैसे होते हैं आपके? तो जल्दी बता दीजिए। 2 होते हैं आपके अयोगवा। ठीक, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है यानी जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? वीडियो के 22 तारीख वाली शिफ्ट सेकंड में पूछा गया प्रश्न है और ये कह रहा है कि उसे क्या कहते हैं? जो अपना स्वतंत्र होता है लेकिन व्यंजन के लिए सहायक होता है तो उसे कहते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोला जाता है लेकिन व्यंजन में बोलने के लिए जो व्यंजन को उच्चारित करने में सहायक होता है स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से आती हुई वायु मुख में निर्बाध रूप से आगे निकलती है, जिसे स्वरों में, और स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। ठीक है, आगे बढ़िए। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें क्या कहते हैं? फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण, और इसे किसमें पूछा गया? यूपीएसआई बैच सेकंड में। ये 22 दिसंबर 2017 को पेपर कराया गया था। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। भाषा के शुद्ध और अस्थायी रूप से निश्चित होने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। अगर व्याकरण से कोई नियमबद्ध है, बधा हुआ है, तो वो है आपका जो है क्या कहलाता है? वो अगर व्याकरण से बधा हुआ है तो व्याकरणिक भाषा है। अगर वो व्याकरण से नहीं बधा है तो वो कैसा होता है? क्षेत्रीय भाषा हो जाती है, यानी उसे भाषा या बोली के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ जाए। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 11 होती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो कितनी होती है? 11 होती है। आ ई उ री, आ उ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, निम्नलिखित में स्वर नहीं है। अब देखिए ये वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है और वन रक्षक और इसका वीडियो की योग्यता बराबर है। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि यहाँ जो है ये च वर्ग का पंचमाक्षर है और इसीलिए यहाँ पे ये क्या है? व्यंजन है, ना कि स्वर है। ठीक, अगला, कौन स्वर नहीं है? यानी कौन सा ऐसा शब्द है यहाँ पे जो स्वर नहीं है? बा जो है इस स्वर की श्रेणी में नहीं आता। ये पा वर्ग का तृतीय व्यंजन है। ये क्या है? पा वर्ग का तृतीय व्यंजन है और ये ओष्ठ से उच्चरित होता है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ओष्ठ से। तो बा का उच्चारण, सॉरी, पा वर्ग का तृतीय व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो बा का उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? अब आपको देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि मूल दीर्घ स्वर, एक होता है मूल स्वर, एक होता है मूल दीर्घ स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। अब इसमें अंतर है। क्या अंतर है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आगे कह रहा स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से किसी को उच्चरित किया, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया 22 तारीख के सेकंड शिफ्ट में, कह रहा कि अगर स्वतंत्र रूप से कोई उच्चरित हो रहा है तो उसे स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं जिनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से। पहले, हर्ष स्वर, ऐसे स्वर जिन स्वरों के उच्चरित में उत्पत्ति दूसरे स्वरों से ना होकर के स्वतंत्र रूप से होती है, हर्ष स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे स्वरों को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। चलिए,
दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। लेकिन शब्द क्या है? दो समान मूल स्वर। दो समान मूल स्वर से निर्मित शब्द जो हैं वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा आ मिलकर के बड़ा, छोटी ई मिलकर के बड़ी, छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ का निर्माण कर लिया। ठीक। अब संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब दो असमान स्वर, असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो इनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। किस संधि में बनता? कमेंट करके बताइए। आ और ई मिलकर के ए बनाते हैं। आ और ए मिलकर के ए बनाते हैं। ओ और आ और ओ मिलकर के ओ बनाते हैं। और आ और ओ मिलकर के ओ बनाते हैं। ये सभी क्या है? संयुक्त स्वर हैं और हमसे यही पूछा गया है। अतः प्रश्न में जो दिया गया है ओ किससे बना हुआ है? दो असमान स्वरों से मिलकर के बना है, तो मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता। याद रखिएगा इन प्रश्नों को। किसको याद रखना है आपको? ए ओ और औ, ये चार ऐसे हैं जो मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं। दीर्घ स्वर तो हैं लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्योंकि मूल दीर्घ स्वर कौन होगा? जो समान स्वरों से मिलकर के बनेगा वो मूल दीर्घ स्वर होगा, और जो असमान स्वरों से मिलकर के बनेगा वो मूल दीर्घ स्वर नहीं आएगा, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। वीडियो में भी यह प्रश्न पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में 22 तारीख के पेपर में। अब देखिए क्या पूछा गया? दीर्घ स्वर है। अब कहने के लिए तो पेपर आसान है, लेकिन वहाँ पे 1/2 माइनस मार्किंग थी, तो इसलिए अब समस्या हो गई। कुछ लोग सिलेक्ट हुए थे, कुछ लोग नहीं हुए थे, और मान लो नकल के नाते कुछ लोग तो एकदम बाहर हो गए। ठीक। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आप कहेंगे यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा है? बड़ा आ। अब देखिए यहाँ पे मूल और संयुक्त की बात है। मूल स्वर तो बड़ा आ है, दीर्घ मूल स्वर, लेकिन ये सभी दीर्घ स्वर हैं, ये सभी दीर्घ हैं, लेकिन कैसे हैं? असमान शब्दों से मिलकर के बने हैं, इसलिए संयुक्त दीर्घ स्वर हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, इसलिए इनकी बात नहीं होगी। हम किसको बताएंगे? मूल दीर्घ स्वर को बताएंगे, तो बड़ा आ हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? स्टेनोग्राफर का एक पेपर हुआ था 2018 में शायद हुआ था। देखिए कब हुआ था? 2015 में। ठीक है। फिर 2018 में एक वैकेंसी आई थी तो उसका भी हुआ था। ये संयुक्त स्वर हैं किसके? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? तो आप कहेंगे ए ओ। ये सभी दीर्घ संयुक्त स्वर के श्रेणी में आते हैं। चारों दीर्घ संयुक्त स्वर की श्रेणी में आते हैं ये चार। ठीक। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। तो तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण के लगने वाली मात्रा, उच्चारण में लगने वाला समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। किसी भी शब्द के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं? मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर में कितने भेद हो जाते हैं? तीन भेद हो जाते हैं। ह्रस्व स्वर, इनमें उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, अतः एक मात्रा होती है, जिसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत ई, आ, ई, ओ, री आते हैं, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, री, ए ओ। री नहीं आएगा। ठीक है, वो उच्चारण में गलती हो गई, री नहीं आता। ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा स्वर होता है जिसे हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें तीन मात्रा का, इन स्वरों के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है, जिसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है, इसे 3 के चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों के संकल्प प्राप्त होते हैं, जबकि हिंदी में इसका प्रयोग बहुत कम होता है, या तो ना के बराबर होता है या नहीं होता। प्लुत स्वर की बात कर रहे हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हो सकते हैं? हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 सही होगा, ह्रस्व और दीर्घ,
क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है, इसलिए अगर हमसे हिंदी में प्रश्न पूछा जाता है तो हम ऑप्शन नंबर ऐसे पे जाएंगे जहां पे 2 ऑप्शनों की बात होगी, तो वो 2 ऑप्शन वाले प्रश्न हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे और हम कहेंगे कि कितने यहाँ पे होते हैं 2। लेकिन आपके वीडियो एग्जाम में यहाँ पे 3 को सही माना गया था। अगर इस प्रकार की आप गलती किए तो फिर आपका नुकसान होगा, क्योंकि एनसीईआरटी 3 कह रही तो आपको एससीईआरटी या एनसीईआरटी के हिसाब से जाना है। हालांकि हमारी हिंदी में 2 ही माने जाते हैं, लेकिन देखिए आयोग ने आंसर 3 को सही माना है और आपको 3 वाले पे जाना है। वीडियो एग्जाम की वीडियो में बात कर रहे हैं, वीडियो के एग्जाम में ये पेपर आया था, इसका आंसर 3 को सही माना गया। ठीक है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये तीनों ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये तीनों क्या है? स्वर हैं और क्या है? स्वर हैं। ठीक, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो कैसे स्वर के ध्वनि प्रकार हो सकते हैं? ह्रस्व हो सकता है, दीर्घ हो सकता है, प्लुत, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक हो सकते हैं। अतः हम कहेंगे उपर्युक्त तीनों यहाँ पे सही होंगे। ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत तीनों ही उच्चारण में मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। जिह्वा के आधार पे यानी टंग के बेसिस पे अगर आपके बोले जाने की बात की जाए तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। किसके बिहार पे बोलना है? जीभ के आधार पे बताना है। वीडियो 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर कितने स्वर होते हैं? 3 प्रकार के स्वर हो जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग से सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, जैसे कि ई ए, ये अग्र स्वर कहलाते हैं। मध्य स्वर में सिर्फ छोटा आ आता है, ये जिह्वा के मध्य भाग से बोला जाता है, इसमें मध्य भाग जो है क्रियाशील होता है तो इसे मध्य स्वर कहते हैं। और तीसरा हो जाता है पश्च स्वर, इसमें उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है, इसे पश्च स्वर कहते हैं, जिसे आ ई आ उ ओ औ ये पश्च स्वर से बोले जाने वाले शब्द हैं, इन्हें याद रखना है, इन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। चलें, अब आपसे पूछा जाता है प्रश्न आपके सामने फिर आ गया नया कि अर्ध विवृत स्वर क्या है? वनरक्षक में पूछा गया है और वनरक्षक की जो योग्यता रखी गई थी वह भी 10+2 पास है और वीडियो में भी 10+2 आपके पास की योग्यता है, यानी पेपर का स्तर मिलता जुलता ही आपको देखने को मिलेगा। बताइए अर्ध विवृत स्वर क्या है? तो आप कहेंगे अर्ध विवृत स्वर है ऐ। अब ये होता क्या है ये समझते हैं। देखिए, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। मुख द्वार के खुलने और बंद होने के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि बड़ा आम, ठीक, तो बड़ा आ विवृत होता है जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है। अर्ध विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं, जैसे आ, ऐ, आ, औ। अर्ध समृद्ध की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ, ठीक। आगे आ जाइए, समृद्ध जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, जैसे ई, ओ, ए। आप ट्रेन पे सुनोगे ना, ई करके आता है ना, तो वही है ई, ओ। ये सभी क्या है? समृद्ध हैं और इसका मतलब है कि मुंह द्वार आधा से ज्यादा पूरा लगभग बंद रहता है, तो इन स्वरों का उच्चारण होता है। अतः दिए गए विकल्पों के हिसाब से जाएं तो ऐ जो है अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? ये देखिए वनरक्षक में पूछा गया प्रश्न है, टफ लेवल का प्रश्न है। अब इसे बताइए, वृत्ताकार स्वर, संवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो अब इसको बताना है। 4 प्रश्न, माफ करिएगा, 4 प्रश्न ऑप्शन में से एक आंसर आपका सही है। कौन सा सही, इसके बारे में आपको बताना। बताइए।
जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर अंग, अह, न, ड़, न, म ये वायु ध्वनि और मुख दोनों के साथ नाक से निकलती है। इसे वृत्ताकार स्वर, इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल सा हो जाता है, यानी वृत्त जैसा होता है, जैसे उ, ओ, आ। समृद्ध स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। तो ये आपके 4 प्रकार के हो गए। पहला है केवल मुख से निकलते हैं तो निर्नुनासिक, मुख और नाक दोनों से निकलते हैं तो अनुनासिक, अगर वृत्ताकार है तो ओंठ का आकार गोल हो जाता है, अगर आपका समृद्ध है तो लगभग मुंह बंद सा रहता है। ऐसी स्थिति में 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ओ किस प्रकार का स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, तो ये कनिष्ठ सहायक में पूछा गया और इसे कहते हैं पश्च समृद्ध स्वर। ओ किस में आता है? पश्च समृद्ध स्वर में आता है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ और बड़ा ऊ पश्च समृद्ध स्वर हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ओ, आ। समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, ऊ। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ से लीजिए, यहाँ से किसको लीजिए? पश्च, और यहाँ से लीजिए किसको? समृद्ध को। अब देखिए पश्च में कौन आ गया? अब इसके ऑप्शन पे जाइए, हमसे पूछा कौन गया है? ऊ। तो ऊ जो है यहाँ पे देखिए पश्च स्वर है और समृद्ध भी है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? पश्च समृद्ध हमारा सही आंसर हो जाता है। टफ लेवल का पेपर है, इसे बहुत अच्छे से हिंदी में जो निपुण होगा वही कर पाएगा। जो थोड़ा सा भी डाउट में होगा वो इस प्रश्न को अवश्य गलत करेगा, यानी यहाँ पे आपको मस्तिष्क लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने प्रश्न को सही कर पाते हैं। होठ की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृत्तमुखी स्वर है? ठीक है, होठ की आकृति के आधार पर कौन सा अवृत्तमुखी है? तो आप कहेंगे छोटी ई। अब यहाँ देखिए, होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 भागों में विभाजित किया गया है। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? अवृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए। आ, ई, ए। इसमें जो है इसे अवृत्तमुखी कहते हैं, यानी मुख गोल, ओंठ की आकृति गोल नहीं होती है। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ का आकार गोलाकार हो जाता है उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं, जैसे ऊ, ओ, आ। अतः दिए गए विकल्प में ई अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। चूंकि ई यहाँ पे है तो ई किस में आ जाएगा? अवृत्तमुखी स्वर के अंतर्गत में आ जाता है। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है? तो आप कहेंगे कंठ से बोले जाने वाले कर्ता मूर्ध को मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है जब हम लोग इसके क्लास किए हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस पेपर करें। समय कम है, 45 दिन है, तो पूरे प्रैक्टिस पेपर से ही हम लोग कवर कर लेंगे। बस आपका अटेंशन चाहिए, थोड़ा सा साथ चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए। विश्वास रखिए, हिंदी में 50 में 50 आपके सही होंगे। आपके रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में हमारी प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला स्टार्ट होगी। उस पर बहुत दावा नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर आपको भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप सभी वीडियो कर लेते हैं तो 40 से 45 प्रश्न आप सही करेंगे। जीएस में कोई दावा नहीं है, लेकिन जीएस में इतना दावा जरूर है कि आपके 40 प्रश्न तक मिल सकते हैं प्रैक्टिस पेपर से, लेकिन कोई दावा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस है। तो हम लोग इस बात पे करेंगे 40 प्रश्न तक मिलने चाहिए, इस बात का भरोसा रखेंगे, लेकिन दावा नहीं करेंगे कि मिल जाएगा। लेकिन इन 2 सब्जेक्ट में हम पूरा दावा करते हैं कि आप 40 प्लस तक जाएंगे। 40 प्लस क्या, 45 प्लस के आप स्कोर करेंगे। और इन 2 सब्जेक्टों में अगर आप 45 प्लस का स्कोर कर लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक भी नहीं सकता है, ये भरोसा रखिए। चलें
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो कंठ वर्ण है, तो आप बताएंगे। कंठ वर्ण के अंतर्गत यहाँ कौन आ गया, दिए गए वर्णों में आ कंठ वर्ण है, ई तालव्य होते हैं वर्ण तथा ऊ को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अभी मैं आपको एक टेबल के माध्यम से इसे समझाऊंगा, ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो ओष्ठ से नहीं बोला जाता, तो आ जो है ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत नहीं आता, बड़ा आ कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है, वो जो है और पा वर्ग पूरा ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत आ जाते हैं। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, कौन सा ऐसा वर्ण है जो कि ओष्ठ है, ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, वीडियो के शिफ्ट फर्स्ट में और 22 तारीख के। तो यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। दिए गए वर्णों में ऊ जो है आपका सही आंसर है, ओष्ठ है। अब देखिए यहाँ पे व्यंजनों के स्वरों का यहाँ पे वर्ग बांटा गया है। कंठ से हम लोग बोलते हैं छोटा आ बड़ा आ, तालु से बोलते हैं छोटी ई बड़ी ई, मूर्धा से बोलते हैं री को, ओष्ठ से बोलते हैं ऊ को ऊ को, कंठ तालु से बोलते हैं ए को ऐ को। क्यों, देखिए कंठ से आ और तालु से ई मिलकर के ए बन गया, ठीक, और ई से आ और ए मिलकर के क्या बन गया, ऐ बन गया, तो एक कंठ तालु हो गए। और उसके बाद कंठ ओष्ठ, कंठ आ और ओ मिलकर के क्या बना लिया, ओ बना लिया, और ओ और आ मिलकर के ओ बना लिए, तो ये आपका क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गए। तो ये 5 आपको याद रखने, 2, 2, 4, 2, 6 याद रखने। इन्हीं से आपके सभी व्यंजन के प्रश्न जो पूछे जाएंगे आप बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ भी हो और ताल भी हो, तो कंठ तालव्य कौन सा होगा, कंठ हो और ताल हो, बताइए। हो गया, कंठ मतलब आ और तालु मतलब ई, तो कंठ तालव्य कौन हो गए, ए और ऐ। ऊ और ऊ क्या होते हैं, ऊ और ऊ को होष्ठ कहते हैं। रा और सा ये दोनों को मूर्धा कहा जाता है। आ और आ को कंठ कहते हैं, ठीक। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, तो आप कहेंगे कंठ और तालु। कंठ मतलब आ और तालु मतलब ई, और दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ए और ऐ, तो ऐ जो है आपका कंठ तालु के अंतर्गत आ जाता है। आगे आइए, ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तो कंठ मतलब आ मिलेगा और तालु मतलब ई मिलेगा, तो यहाँ पे तालु, तो कंठ और तालु अगर जोड़ देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और यही सही आंसर हो जाएगा। ओ और औ किस प्रकार के हैं, तो ओ और औ के लिए कंठ होना चाहिए और ओष्ठ होना चाहिए, तो कंठोष्ठ होना चाहिए। तो कंठोष्ठ में कंठ मतलब आ होना चाहिए प्लस ओ होना चाहिए, और मिल करके क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। फिर आ और ओ मिल करके क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। तो आपका सही आंसर कंठोष्ठ के लिए हो जाएगा, आपका ओ औ के लिए कंठोष्ठ आपका सही आंसर। आगे आ जाइए। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन होगा, तो यहाँ पे ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ हो जाता है। ई और ई, चा छ जा झ इया, ई चा छ जा झ इया, इन सभी को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं, या तालव्य सा क्या कहते हैं, तालव्य कहा जाता है। और ये भी वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, आप देख पा रहे हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, कह रहा कौन सा अक्षर ऐसा है जो पुल्लिंग नहीं है, यानी ऐसा अक्षर जिसके जुड़ जाने से शब्द स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे कहते हैं ई और ई। जैसे कि नदी, स्त्री, ठीक है, बालिका, ये सभी किस में आ जाते हैं, आपके पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं, ये तो आपको दिमाग लगा के बताना है। इसमें भी री है, इसमें भी री है, तो ये आज आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, आज। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग किया गया है, किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया, अब आपको बताइए। तो री की मात्रा का उपयोग किया गया वृष्टि में। वृष्ट को अगर लिखा जाएगा तो वृष्ट को ऐसे लिखा जाएगा, ब री सा, ये मूर्धन्य सा, और उसके बाद टा और ई मिल करके किसका निर्माण करेंगे, वृष्ट का। इस शब्द विस्तार भी आपसे पूछा जाता है, याद रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता पाई जाती है या अनुनासिकता है, किसमें,
अनुनासिकता है संभलना में, आप कैसे है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से संभलना शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिक स्वरों की विशेषता है जिनके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। हिंदी में यह विशेषता चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाई जाती है। चंद्रबिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग कहते हैं व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, और जैसे कि का और आ मिलकर के का, खा और आ मिलकर के खा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हो जाती है 33 हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो आप जानते हैं, कंठ वर्ग में 5, चा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, टा वर्ग में 5, ता वर्ग में 5, और उसके बाद कौन सा है आपका? पा वर्ग में 5, उसके बाद 2 और होते हैं आपके। इन दोनों को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है। एक को कहते हैं अंतस्थ और एक को कहते हैं ऊष्म। तो इनमें कितने हो जाते हैं आपके? 4 टोटल जोड़ देंगे तो 25 4 28, या 25 4 कितने हो जाते हैं? 25 8 33 हो, 25 3 28, 28 25 4 29, 29 4 33 हो जाते हैं। ठीक। और उसके अलावा भी कुछ होते हैं, जैसे कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं। 2 आपके कौन से होते हैं? 2 आपके अयोगवा होते हैं, और 2 आपके कौन से होते हैं? जल्दी बता दीजिए। 2 आपके दुगुण होते हैं। तो टोटल संख्या बाद में कभी देखेंगे। व्यंजनों की बात कर रहे थे। व्यंजनों में अब ये संयुक्त जो होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये आपके कैसे होते हैं? व्यंजन होते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर के, 2 व्यंजनों से मिलकर के बनते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो आपका का और खा जो है, का वर्ग पूरा कंठ में आता है, और आ जो है कंठ में आते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है? अब आपको बताना है कौन सा इसमें दंत है। तो माँ है, ला है, पा है और ऊ है। तो इसमें आपको बताना है दंत कौन सा है। तो आप देखेंगे उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित में से ला जो होता है ये दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। पा, मा और ऊ ये सभी क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? घा का उच्चारण स्थान होगा कंठ। कंठ में का वर्ग में आता है, और का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। और आ किससे बोले जाते हैं? कंठ से। और हा को किससे बोला जाता है? हा एवं विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। जितने विसर्ग हैं और हा ये सभी किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। हिंदी में बड़ा सा, जिसे हम लोग बड़ा सा कहते हैं, वो कौन सा सा कहलाता है? तालव्य सा कहलाता है। कौन सा सा कहलाता है? तालव्य सा कहलाता है। दूसरा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ऐसे लिखा जाता है तास मूस दस। ठीक है, तास मूस दस मतलब तालव्य सा, ठीक, मूर्धन्य सा, दंत सा, ये 3 आपके सा होते हैं। तीनों के 3 नाम हैं। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन में कौन आ जाता है आपका? तो तालव्य व्यंजन में चा वर्ग आ जाते हैं पूरा। ठीक है, चा वर्ग पूरा आ जाता है, और इसी के साथ साथ कौन आ जाते हैं? ई और बड़ी ई आ जाते हैं। ये सभी तालु या तालव्य व्यंजन के अंतर्गत। ये व्यंजन पूछा है तो पूरा मान लीजिए चा वर्ग आ जाएगा। अगर पूरे तालव्य पूछे जाते हैं तो इसी के साथ साथ आप किसको रख देते हैं? ई और ई को रख देते हैं। आगे आ जाइए। चा और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? चा और छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होते हैं। क्या होते हैं? तालु होते हैं। या का उच्चारण स्थान क्या है? या का उच्चारण स्थान जो होता है, या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ये वर्णरक्षक में पूछा गया। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? कह रहा है तालव्य ध्वनि कौन सी, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा ऐसा है जो तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो आप बताएंगे तालव्य ध्वनि में इसमें कौन है? बड़ा सा है। बड़ा सा को तालव्य सा कहते हैं। ठीक। और इसके अलावा हा मूर्धन्य ध्वनि है, पा को होष्ठ ध्वनि कहते हैं, का को कंठवर्ग कहते हैं। हिंदी में तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां जो होती हैं वो पूरा आपका ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, और पूरा चा वर्ग हो जाता है। तो चा वर्ग आपका पूरा तालव्य के अंतर्गत आ जाता है। इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ जाएं तो ता वर्ग जो है आपका दंत हो जाता है, टा वर्ग मूर्धा हो जाता है, का वर्ग आपका जो होता है, का वर्ग को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं,
और अगर वहीं पे बात कर लें तो ये आपके पा वर्ग को पा वर्ग में पा फा बा भा मा इसे ओष्ठ ध्वनियों के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए का वर्ग आपका किस में आ गया, कंठ में। चा वर्ग किस में आ गया, तालु में। ता वर्ग किस में आ गया, तो आपका ता वर्ग आ गया, टा वर्ग आ गया मूर्धा में। और उसके बाद ता वर्ग आ गया आपका किसके, दंत में। और वहीं पर अगर बात करें पा वर्ग, तो पा वर्ग किस में आ जाता है, ओष्ठ में आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कंठ कता मूद को आपका सही हो जाएगा, कता मूद को, कता मूद को, तो ये आपका हो जाएगा कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ, ठीक, कता मूदो मूद को, तो ये आपका सही हो जाएगा। सा, बड़ा सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप कहेंगे सा का उच्चारण स्थान, इसे मैंने कहा ना तास मूस दस, तास मूस और दस, तो ये हो जाता है ता से तालब्य सा और माँ से मूर्धन्य सा और यहाँ से दस से मतलब ये दंत से आपका छोटा वाला सा, जिसे हम लोग छोटा सा कहते हैं, उसे बोला जाता है दंत सा कहते हैं, यानी दंत से बोला जाता है। तो ये आपका सही हो जाता है तालु, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तालु आपका सही आंसर हो जाएगा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं, तो चा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं वह आती हैं तालब्य। चा वर्ग और ई और बड़ी ई किस में आती हैं, तालब्य में आती हैं। और बड़ा सा ये किस में आ जाता है, तालब्य में आ जाता है। तो सभी तालब्य के अंतर्गत आते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा तालब्य। तो ये थे आपके 1 to 50 क्वेश्चन, आपके 1 से 50 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। अगला 50 प्रश्न आप फिर सॉल्व करेंगे इसके बाद 50 नंबर 1 से लेकर के और 110 तक। नेक्स्ट वीडियो में आप 60 प्रश्न को सॉल्व करेंगे और वर्ण विचार से आपके जितने भी प्रश्न हैं, यानी वर्णमाला और वर्ण विचार ध्वनि से, ये सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। आप बड़े आसानी से अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।